हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने आज एसबीटीएस स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज नंबर 12, जिसका टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बच्चों, इसका आपका वीडियो सोल्यूशन पेपर का डिस्कशन लेके आए हैं। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे दिन आपका नजदीक आ रहा है, नीट में आपके दिन बचे हैं कम, 104 दिन बचे हुए हैं। आपका एंजाइटी लेवल ज्यादा होगा, घबराहट ज्यादा हो रही होगी, कभी कभी लग रहा होगा कि पढ़ाई तो कर लिए हैं लेकिन कुछ याद नहीं है। तो इसका एकमात्र उपाय है, आप टेस्ट सीरीज दीजिए, अपने नंबर को एनालाइज करिए, गलतियों को नलिफाई करिए, रेक्टिफाई करिए, एनालिसिस की बुक बनाइए। जो टॉपिक कमजोर है उसको आप टेस्ट सीरीज के जरिए टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, एफएलटी या जो भी आपको अच्छा लगता है, और उसके जरिए आप देखिए कि आपका तैयारी कितनी पुख्ता हो चुकी है। चलिए देर ना करते हुए, मिशन नीट 2025 के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको, इस मिशन के तहत हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। स्टेटमेंट दो दिए गए हैं, असर्शन और रीजन, और पूछा है कौन सही है कौन गलत है। असर्शन दिया मेंडल्स फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और रीजन दिया है दिस लॉ इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो बेटा मेंडल ने जो पहला लॉ दिया था उसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, और ये सेग्रीगेशन दिया इसलिए गलत हो जाएगा। प्रभावता का नियम दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों स्टडी किया जाता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आपका पहला जनरलाइजेशन सेट में उनमें दो लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और सेकंड जनरलाइजेशन के सेट में आपका था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही, आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 102। ए बी असर्शन रीजन है, आज जेनेटिसिस्ट क्रॉस टू प्लांट ही गॉट 100% टाल प्रोजनी। एक जेनेटिसिस्ट ने दो पौधों को क्रॉस किए और उनको मिला 100% टॉल प्रोजनी। It follows Mendelian law as one of the parent plant might be heterozygous and other is homozygous dominant। कह रहे हैं कि ये मेंडेलियन लॉ को फॉलो करता है, और कह रहा है कि एक पेरेंट हो सकता है हेट्रोजाइगस हो और एक पेरेंट हो होमोजाइगस डोमिनेंट। तो क्या ये फॉलो हो सकता है? यस। मान लीजिए आप टॉलनेस वाला लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी, तो सारे पौधे कैसे आ जाएंगे बेटा? आपके टॉल आ जाएंगे। तो यहाँ से समझ में आता है कि ये एक्सप्लेन करता हुआ है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट इज फोर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। आउट क्रॉस कहलाता है, याद रखिएगा। मेंडल ने दो प्रकार के क्रॉस किए थे, एक टेस्ट क्रॉस था और एक आउट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में उन्होंने हाइब्रिड का यानी हेट्रोजाइगस का क्रॉस कराया था रिसेसिव पेरेंट से, और आउट क्रॉस में हेट्रोजाइगस का क्रॉस कराया था डोमिनेंट पेरेंट से, वो भी होमोजाइगस। फिनाइल कीटोन्यूरिया इज इन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, सही है। फिनाइल कीटोन्यूरिया में फिनाइल एलानिन नहीं कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, एंजाइम खराब हो जाता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम। इट इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट लिख दिया है, ए होना चाहिए था ऑटोसोमल रिसेसिव। तो पहला सही, दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा सेकंड। फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए जो जीन था वो क्रोमोसोम नंबर 12 पे प्रेजेंट है, ये भी याद होना चाहिए। पूरा आपका मेटाबॉलिक पाथवे भी याद होना चाहिए। फिनाइल एलानिन बदलता है टायरोसिन में, और टायरोसिन बदलता है मेलानिन में। यहां के लिए एंजाइम था फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम। मेलानिन आपका स्किन पिगमेंट है, तो कहते हैं अगर एंजाइम खराब हो जाएगा तो ना तो टायरोसिन बनेगा ना तो मेलानिन आगे बढ़ेगा। तो इसलिए दो प्रकार के फिनोटाइप देखते हैं, मेंटल रिटार्डेशन एंड रिडक्शन इन स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन। इसलिए एक प्रकार का प्लियोट्रोपिज्म का भी केस बनता है। क्वेश्चन नंबर 104। टर्नर सिंड्रोम इज कॉल्ड ड्यू टू लैक ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो अगर हम देखें तो टर्नर सिंड्रोम में जो कंडीशन बनती है X0, तो समझ में आ रहा है कि भाई अगर डबल एक्स होता तो फीमेल बनती, एक एक्स नहीं है, यही तो मानेंगे हम। तो यस, लैक ऑफ एक्स क्रोमोसोम कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अफेक्टेड टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स आर स्टेराइल एज ओवरीज रूडिमेंट्री,
तो कहते हैं अगर एक एक्स है और वाई नहीं है तो फीमेल ही कहलाएगी, लेकिन स्टेराइल होगी, ओवरीज रुडिमेंट्री होंगी, लेस प्रोनाउंस्ड या लेस डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पाया जाएगा। तो दोनों बातें सही हैं, तो आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ए मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि अगर क्लाइनफेल्टर की बात करते हैं तो वहां पे XXY कंडीशन पाई जाती है, डबल एक्स के कारण गायनिकोमेस्टिया और वाई के कारण ओवरऑल मेल डेवलपमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 105, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, मेंडल सेलेक्ट ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स फॉर हिज स्टडीज। तो मेंडल ने जो स्टडी किया था वहां पे ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी यूज किया था, यानी प्योर थे, हमेशा जब सेल्फिंग करते थे, जैसे टॉल का सेल्फिंग करते थे ऑलवेज टॉल देता था, और ड्वार्फ की सेल्फिंग करते थे ऑलवेज ड्वार्फ, इसको बोलते ट्रू ब्रीडिंग लाइंस, होमोजाइगस। और ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस सो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, यानी कि जो भी ट्रेट होगा वही हर जनरेशन में दिखेगा, एंड एक्सप्रेशन फॉर ओनली वन जनरेशन ड्यूरिंग सेल्फिंग, ये गलत कर दिया, एक्सप्रेशन फॉर हाउ मेनी जनरेशन, सेवरल जनरेशन बोलना चाहिए था, कई जनरेशन तक सेम प्रकार के ट्रेड देगा सेल्फिंग के समय। तो स्टेटमेंट 1 सही हो गया, लेकिन 2 क्या हो गया, गलत, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 106, ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस 1856 से लेके 1863 और 7 साल के लिए किया था। रिजल्ट को पब्लिश किया था 1865 में, मर गए थे 1884 में, और 1900 तक इनके काम को किसी ने नोटिस नहीं किया, और 1900 में ही 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर ने इनके वर्क को रिडिस्कवर किया, ह्यूगो डिब्रिज, कार्ल कॉर्नेस एंड वान सरमैक। 1902 में आया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये सारे डेटा आपको इस चैप्टर के याद होने चाहिए। तो 106 का आंसर हो जाएगा बेटा सेकेंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, तो जो आपके 7 कैरेक्टर थे उसमें पेयर्ड थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, एक अपने आप को प्रभावी, एक अप्रभावी, यानी डोमिनेंट और रिसेसिव। तो कलर ऑफ पॉड ग्रीन एंड येलो सही है, ग्रीन डोमिनेंट था, ज्यादा हरा हरा मटर की फली। पोजीशन ऑफ एक्सियल टर्मिनल सही है, शेप में कौन ये उल्टा कर दिया, फुल और इन्फ्लेटेड क्या था, डोमिनेंट, तो ये वाला गलत हो जाएगा। सीड के कलर में याद कर लीजिएगा, येलो क्या होता है, डोमिनेंट, और ग्रीन क्या होता है, रिसेसिव। कलर ऑफ पॉड एंड कलर ऑफ सीड दोनों में आप देखिएगा सिमिलरिटी नहीं है, कलर सेम है, लेकिन डोमिनेंट यहाँ पे येलो है तो यहाँ ग्रीन, यहाँ पे रिसेसिव येलो है, यहाँ पे ग्रीन। आंसर हो जाएगा थर्ड, मिसमैच्ड। क्वेश्चन नंबर 108 में दिया है बेटा आपका, इन पी प्लांट वायलेट फ्लावर्स आर डोमिनेंट टू व्हाइट फ्लावर इफ अ हेटेरोजाइगस वायलेट फ्लावर इज क्रॉस विद अ व्हाइट फ्लावर, व्हाट रेशियो ऑफ वायलेट एंड व्हाइट फ्लावर वुड यू एक्सपेक्ट इन F1 जनरेशन। तो कह रहा है कि वायलेट और व्हाइट में क्रॉस कराया गया है, लेकिन हेटेरोजाइगस वायलेट का क्रॉस कराया गया है व्हाइट से। तो हम देखें तो ये हेटेरोजाइगस का जब रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं तो एक कौन सा क्रॉस होता है बेटा, टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस आपको याद होना चाहिए, अगर मोनो हाइब्रिड एक हेटेरोजाइगस का है तो उसका रेशियो आता है 50-50, और अगर डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होगा तो 25, 4 बार 1:1:1:1:1। तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा थर्ड। अगर ये नॉर्मल क्रॉस होता दोनों तरफ हेटेरोजाइगस तो फिनोटाइपिक रेशियो आते हैं 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो आता है 1:2:1। ठीक है। अगर ये आउट क्रॉस होता है हेटेरोजाइगस का डोमिनेंट के साथ तो ऑल डोमिनेंट। On the basis of observation of monohybrid cross, मेंडल proposed, तो मोनोहाइब्रिड में उन्होंने दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और डाई हाइब्रिड के अकॉर्डिंग दिया था इन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल का 2 लॉ आपके आगे चल के एक्सेप्शन मिले, लॉ ऑफ डोमिनेंस के एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के। यहाँ पे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की बात हुई थी, लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपका को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसका एक्सेप्शन कहलाया। लेकिन जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था ये प्योर लॉ कहलाता है या यूनिवर्सल लॉ कहलाता है, एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, जो फेल नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 110, आर इज रेड फ्लावर ट्रेट एंड स्मॉल आर इज रिसेसिव व्हाइट। जो हेटेरोजाइगस है फिर से होमोजाइगस रेड से क्रॉस किया गया। देखिए
क्वेश्चन एक कठिन लगते हैं, लेकिन अगर आप 3 क्रॉस याद कर लीजिए, आउट, टेस्ट क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और रेशियो याद कर लीजिए, तो आप दुनिया का कोई भी जेनेटिक का क्वेश्चन बिना पेन उठाए कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या है, तुरंत बनाना सीखिए। ये हेट्रोजाइगस है और इसका क्रॉस कराया गया है होमोजाइगस से, वो भी रेड से। तो सर आप याद रखिएगा कि जब भी होमोजाइगस क्रॉस हेट्रोजाइगस से कराया जाए और इन नॉर्मल कंडीशन हो, तो आर इज डोमिनेंट रेड फ्लावर, आर इज रिसेसिव व्हाइट फ्लावर, और इसमें कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस वगैरह वाली कहानी नहीं है। तो ये रेशियो क्या बनेगा, ऑल डोमिनेट। ये मंडल चच्चा की बात चल रही है, एक्सेप्शन की बात नहीं चल रही है। तो 64 के 64 क्या होंगे, डोमिनेट मतलब कि रेड। आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है ना। क्रॉस करना है तो कुछ नहीं, यहाँ पे 2 प्रकार के एलील बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल आर। तो एक तो होमोजाइगस रेड बनेगा और एक हेट्रोजाइगस रेड बनेगा, ठीक है ना। लेकिन एक सही तरीका होता है कि कैपिटल पहले लिखिए और इसी से, ठीक है ना। लेकिन अगर यही इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला केस होता तब 1:2:1 वाला रेशियो होता, तो यहाँ पे 50-50 आ जाता। तो ध्यान रखिएगा, मेंडेलियन क्रॉस की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो 3 प्रकार क्रॉस याद कर लीजिएगा, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस एंड हाइब्रिड क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 111, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस व्हाट इज द फिनोटिपिक एज वेल एज जीनोटिपिक रेशियो। तो देखिए जीनोटिपिक रेशियो तो वेरिएबल नहीं रहा, लेकिन जो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 था मोनो हाइब्रिड का, वो डेविएट होके क्या आ गया 1:2:1। तो यहाँ पे दोनों रेशियो बराबर हो गए। तो 1:1 एंड 1:1। क्वेश्चन नंबर 112, since there are 3 different alleles, there are 6 different combinations of 3 alleles that are possible, are total 6 different type of genotype in human ABO blood type if n represent a number of allele। तो फार्मूला याद करने लीजिएगा, n/2 n+1 आता है, n होता है नंबर ऑफ एलील। ये मल्टीपल एलिज्म का जीनोटाइप निकालने का फार्मूला है, ठीक है ना। n/2 n+1 और n इक्वल होता है नंबर ऑफ एलील्स। क्वेश्चन नंबर 113, इफ द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट इज द केस ऑफ। तो भैया दोनों से दिखेगा तो क्या हो जाएगा, कोडोमिनेंस। देखिए लैंग्वेज पकड़िए, अगर F1 प्रोजनी इन बिटवीन आ जाए, इन बिटवीन ऑफ द पेरेंट हो तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, रिजेंबलेंस विद बोथ पेरेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कोडोमिनेंस। और अगर पूछा जाए आइदर ऑफ द 2 पेरेंट, मतलब कि या तो डोमिनेंट से मिले या तो रिसेसिव से, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होता है। तो तीनों का रूल याद होना चाहिए, आइदर ऑफ द 2 पेरेंट, एक कोई। क्वेश्चन नंबर 114, तो पूछ रहा है कि 3 डिफरेंट एलील हैं, 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोटाइप बनते हैं, लेकिन फिनोटाइप कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, ए बी एंड ओ, जिसमें से 2 के तो फिक्स हैं, स्मॉल आई ए एंड आई बी। लेकिन ए के 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक तो होमोजाइगस ए और एक हेट्रोजाइगस ए, और बी के 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं, होमोजाइगस बी एंड हेट्रोजाइगस बी। ये टोटल 6 जीनोटाइप हो गए। 3 children in a family have blood types O, AB and B respectively. What are the genotype their parent? तो देखिए अगर 3 बच्चे एक फैमिली में जिसमें एक का ब्लड ग्रुप O है, तो समझ लेना इनके पेरेंट में, ध्यान दीजिए कैसे निकाला जाता है, पेरेंट में I और I रहना चाहिए, तो दोनों पेरेंट I रहेंगे, और ए बी देने का मतलब एक में ए रहा होगा और एक में बी रहा होगा, यानी ये हेट्रोजाइगस ए और बी रहे होंगे। तो पहला हो जाएगा।
तो हेट्रोजाइगस ए बी के कंडीशन में ओ वाला भी मिल सकता है बच्चा, ए बी वाला भी मिल सकता, बी वाला भी मिल सकता, इवन ए वाला भी मिल सकता है। अब जरा निकालना होगा तो आप क्रॉस करके निकाल सकते हैं चेकर बोर्ड बना के। जैसे यहाँ पे ए वाला जब इससे करेगा तो खाली ए ब्लड ग्रुप आएगा और ए करेगा तो बी वाला आएगा, तो इसके जो बच्चे होंगे खाली ए वाले होंगे और बी वाले होंगे। और यहाँ पे होमोजाइगस ए है, होमोजाइगस बी, तो ए बी वाला खाली बच्चा आएगा, और यहाँ पे ए बी वाला आएगा और ए वाला आएगा। तो ये आपको निकालना आना चाहिए क्रॉस करके, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा पहला। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम अ मैरिज हैव ओनली ओ एंड बी ब्लड ग्रुप, द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ पेरेंट। फिर से देखिए कैसे लगाएंगे। बच्चे में अगर ओ आया है तो एक आई कहां से लाया होगा, पप्पा से, और एक मम्मा से लाया होगा, तो पेरेंट में तो आई निकल आया। बी देने के लिए एक में तो बी रहा होगा, तो एक पेरेंट का तो आ गया हेट्रोजाइगस बी। अब एक पेरेंट या तो हेट्रोजाइगस ए के अलावा कुछ हो, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, ठीक है ना, ये दोनों हो सकते हैं। तो एक होगा हेट्रोजाइगस बी यानी आई बी और आई, और एक या तो ए हो सकता है या तो बी, दोनों हो सकता है। तो होमोजाइगस वाला तो पहले हटा दीजिए। अब आइए हेट्रोजाइगस में, तो ए भी पॉसिबिलिटी हो सकती है और ए भी हो सकती है, लेकिन ए देगा तो आंसर हो जाएगा थर्ड। एक पेरेंट फिक्स है, एक तो हेट्रोजाइगस बी होगा ही होगा। अच्छा हाँ, ए वाला भी तो दे सकता है। तो एक पेरेंट हेट्रोजाइगस बी होगा और दूसरा पेरेंट का ब्लड ग्रुप हेट्रोजाइगस बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, तो इस वाले बच्चे बन सकते हैं। तो मैंने सारे केस आपको दे दिए, ठीक है। कैसे निकाला, ब्लड ग्रुप देखा तो ओ देने के लिए आई आई, तो दोनों पेरेंट में आई आई होना चाहिए, बी देने के लिए बी होना चाहिए, तो एक पेरेंट का तो फिक्स हो गया बी और आई वाला होगा। और दूसरे पेरेंट में आई देने के लिए हेट्रोजाइगस बी भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। तो आपका एक आंसर यहां पे सही हो गया, थर्ड। व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो भैया देखिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया है तो मोनो हाइब्रिड का आपको याद है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि डाई हाइब्रिड मतलब दो हेट्रोजाइगस। तो एक ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 to 1 और एक ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 to 1। याद रखिएगा, मेंडेलियन मोनो हाइब्रिड का गुणनफल ही डाई हाइब्रिड होता है, तो मोनो हाइब्रिड जीनोटाइप का गुणनफल ही हो गया डाई हाइब्रिड। ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका है, जैसे 1 है तो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक बार उतर आएगा 1 2 1। अब भूल जाइए इसको, अब दूसरा पकड़िए, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करिए तो 2 4 2। अब इसको पकड़िए, फिर आ जाएगा 1 2 1, तो 1 to 1 2 4 2 एंड 1 to 1। 9 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 3 6 3 9 1 10 हो गया, तो वैसे ही अपने आप आंसर निकल के आ गया था, ठीक है। तो 1 2 2 4 1 2 1 2 1, तो लोग कहेंगे सर ये तो आया ही नहीं आपका, वो तो 1 2 2 आया। तो भाई रेशियो को आप कैसे भी लिख सकते हैं, तो आपको बस उठाना था 1 to 1 1 to 1 एंड 2 4 2, काम खत्म। 9 बनेंगे, क्योंकि मोनो हाइब्रिड में कितने प्रकार के जीनोटाइप, 3, इसका गुणनफल कर दोगे 3 तरीका 9 बन जाएंगे जीनोटाइप, कहाँ पे, डाई हाइब्रिड में। तो याद रखिएगा मोनो हाइब्रिड का गुणनफल ही यानी प्रोडक्ट क्या होता है, डाई हाइब्रिड। क्वेश्चन नंबर 118, रेड फ्लावर कैपिटल आर डोमिनेट ओवर व्हाइट फ्लावर, tall plant are dominant over dwarf plant if plant with genotype capital T capital R small r is crossed with plant capital T small r, then what percent will have red flower on tall plant। एक जीनोटाइप है कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल r। आइए जरा देखते हैं, इसका गैमेट बनाइए। तो ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, तो एक हेट्रोजाइगस मतलब 2 प्रकार के गैमेट, कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल r। यहाँ पे दोनों होमोजाइगस है तो एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, स्मॉल t स्मॉल r। तो कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल r और स्मॉल t स्मॉल r से गुणा कर दीजिए, तो कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल r, ठीक है।
तो टॉल तो 100% बने, लेकिन आपका रेड बना 50% और व्हाइट बना 50%। तो आंसर तो आ जाएगा टॉल और क्या पूछा है, रेड, तो थर्ड आ जाएगा 50-50। ठीक है ना। लेकिन बेटा अगर इस क्रॉस को आप बिना इतना किए हुए, देखिए यहाँ पे मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया था, फिर कैपिटल स्मॉल आर करना पड़ा, कभी कभी इतना लिखने में उल्टा पुल्टा होता था, एंजाइटी लेवल ज्यादा होता है। तो बिना ये चकरबोर्ड बनाए कैसे किया जा सकता है, देखिए उठाइए, बस वो 3 क्रॉस आपको बताएं, आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और हाइब्रिड क्रॉस। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो पहले जो जीन है उसको उठा लीजिए। तो ये कैसा क्रॉस है, प्योर क्रॉस है, और प्योर क्रॉस में 100% डोमिनेट बनता है, यानी कि टॉल बनेगा, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला 100%। ये हेट्रोजाइगस और ये होमोजाइगस है। तो हेट्रोजाइगस को होमोजाइगस से जब क्रॉस करते हैं तो 50-50 आता है, रेड और व्हाइट 50-50। तो आ गया 50% रेड टॉल और 50% व्हाइट टॉल। सारे टॉल ही होंगे, लेकिन एक रेड वाला होगा और एक व्हाइट वाला। तो आंसर आ जाएगा 50%। तो इंडिविजुअल का गुणनफल जो भी हो वही रिजल्ट होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 119, इन अ क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी F2 जनरेशन में जीनोटाइप का रेशियो दिया है, पता करना है। तो आपको याद होना चाहिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस, कसम खा के 1:1 रेशियो था, लेकिन एक होमोजाइगस था, एक हेट्रोजाइगस था और एक होमोजाइगस था। तो यहां से हमें फील आया कि जब भी जीनोटाइप दिया हो, अगर हेट्रोजाइगस टाइप का जीनोटाइप हो तो हम उसको 2 के नंबर से गुणा करके निकालेंगे, और होमोजाइगस को 1 से। अब यहाँ पे जो भी जीनोटाइप दिया है उसको उठाइए। यहाँ पे दोनों क्या है, होमोजाइगस, तो 1 होगा, और 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे हेट्रोजाइगस 2 वैल्यू हो जाएगी, होमोजाइगस की 1 वैल्यू, तो 2 1 जा 2 हो गया। ये भी हेट्रोजाइगस तो 2 वैल्यू, होमोजाइगस तो 1 वैल्यू, 2 1 जा 2 हो गया। दोनों होमोजाइगस है तो 1 1 जा 1, तो 1 2 2 1 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड। निहायत ही आसान क्वेश्चन है। तो जो भी मोनो हाइब्रिड क्लास आप पढ़ते हो उसी का गुणा करके डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड सब निकाला जाता है। याद रखिएगा जीनोटाइप की वैल्यू हेट्रोजाइगस की 2 होती है, और होमोजाइगस जीनोटाइप चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव, उसकी वैल्यू 1 होती है। फिनोटाइप की वैल्यू में अगर देखा जाए तो 3:1 में 3 क्या था, डोमिनेंट फिनोटाइप। तो फ्यूचर में कोई डोमिनेंट फिनोटाइप पूछे और कोई रिसेसिव फिनोटाइप, तो वैल्यू दे दीजिएगा डोमिनेंट फिनोटाइप का 3 और रिसेसिव का 1। शर्त होना चाहिए एक हाइब्रिड क्लास हो, चाहे मोनो हाइब्रिड हो, चाहे डाई हाइब्रिड, चाहे ट्राई हाइब्रिड। व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन डाई हाइब्रिड क्लास? तो सेम वही रूल लगाइए। मोनो हाइब्रिड क्लास का रेशियो क्या था, 3:1। अब स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि 2 है, तो एक ब्रैकेट में 3:1, एक ब्रैकेट में 3:1। रूल क्या है, एक को दोनों से गुणा कर दीजिए, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 1 से गुणा करेंगे तो 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, तो आंसर आ जाएगा 9 3 3 1। Which one of the following law of Mendel is based on the inheritance of 2 gene? तो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन मतलब डाई हाइब्रिड, तो हो जाएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये मेंडल का था। लिंकेज की बात मेंडल ने नहीं बताया था, हालांकि ये भी 2 जीन से है, लेकिन एक शर्त है, व्हेन प्रेजेंट ऑन सेम होमोलॉगस पेयर, सेम क्रोमोसोम पे हो तभी लिंकेज दिखता है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कभी भी लागू हो सकता है, अलग अलग क्रोमोसोम पे भी और सेम पे भी। अलग अलग वाले पे 100% लग जाएगा, लेकिन जब 2 जीन सेम क्रोमोसोम पे होंगे तो असॉर्ट कर भी सकते हैं और लिंकेज भी कर सकते हैं, दोनों संभावना आ जाती है। मेंडल ने लिंकेज को नहीं बताया था, टर्म लिंकेज दिया था थॉमस हंट मार्गन ने। In dihybrid class there are 16 square. How many different type of genotype and phenotype are possible? तो मोनो हाइब्रिड में 3 जीनोटाइप थे और 2 फिनोटाइप थे, इसी का गुणा करके निकाल लेना चाहिए था। 3 3 9, 2 दूनी 4, 9 and 4। मोनो हाइब्रिड का गुणा डाई हाइब्रिड होता है,
मोनोहाइब्रिड 2 बार गुणा करे डाइहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड का 3 बार गुणा कर दिए तो क्या हो जाएगा ट्राइहाइब्रिड। तो 9 पहले क्या था जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप। 1 to 1 2 4 2 1 to 1 9 3 3 1। मॉर्गन हाइब्रिडाइज फ्रूट फ्लाई हैविंग कैरेक्टर। तो मॉर्गन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया था ड्रासोफिला में, जिसमें फीमेल लिया था व्हाइट आइड येलो बॉडीड और मेल लिया था ब्राउन बॉडीड रेड आइड। मेल गुस्सैले आंखों वाले, लाल लाल काले कलूटे, ऐसे याद करना चाहिए। तो ब्राउन और रेड मेल होना चाहिए, ब्राउन रेड फीमेल, ब्राउन रेड मेल फीमेल, ये दोनों चला गया। येलो रेड मेल नहीं, येलो व्हाइट फीमेल एंड ब्राउन रेड मेल, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। लाल आंखों वाले काले कलूटे मेल, सुनहली सफेद आंखों वाली फीमेल। क्वेश्चन नंबर 124, इंडियन ब्रीड साहिवाल काउज डेवलप इन पंजाब थ्रू विच प्रोसेस। तो कहते हैं बेटा साहिवाल काऊ को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरिएशन के जरिए आर्टिफिशियल सेलेक्ट किया गया और उसको पालतू बना के किया गया, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन। द इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक एंड क्रोमोजोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय हेनकिंग ने किया था इंसेक्ट पे और 1891 में और ढूंढा था एक्स बॉडी। 50% of the sperm received a specific nuclear structure, हेनकिंग gave the name to the एक्स बॉडी कहलाया था, बाद में इनका एक्स बॉडी कहलाया एक्स क्रोमोजोम। टर्म न्यूक्लियन दिया था 1869 में फेडरिक मैस्चर ने। इन ग्रास ओपर तो कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल हेट्रोगैमेटिक होता है एक्स एक्स और एक्स वाई ड्रासोफिला और ह्यूमन में, और एक्स एक्स और एक्स जीरो ये होता है ग्रास ओपर में, और एक्स जीरो हेट्रोगैमेटिक पाया जाएगा ग्रास ओपर में। तो मेल में सिर्फ एक एक्स क्रोमोजोम होगा बिसाइड ऑटोसोम, फीमेल में पेयर में होगा, यानी ये हो गया एक्स जीरो और ये हो गया एक्स एक्स। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। जेड 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 डब्ल्यू जिसमें फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है और ये पाया जाता है बेटा बर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 128 मैचिंग का जो अभी बताया, तो मेल ड्रासोफिला एक्स वाई, ह्यूमन फीमेल एक्स एक्स, फीमेल बर्ड जेड डब्ल्यू, ग्रास ओपर एक्स जीरो। तो A3 और B1 D4, तो A3 D4 एक ही ऑप्शन में था थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 129 इन ह्यूमन बींग्स एंड इन ड्रासोफिला। तो बेटा ह्यूमन बींग और ड्रासोफिला में एक्स वाई कंडीशन मेल के लिए होता है और एक्स एक्स कंडीशन होता है फीमेल के लिए। मेल हेट्रोगैमेटिक होता है और वही सेक्स को डिटरमाइन करता है। तो मेल हैव वन एक्स एंड वाई, फीमेल हैव अ पेयर। तो दोनों के लिए बात सही हो गया, तो आंसर हो जाएगा बोथ। एक्स जीरो टाइप एंड एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज डेजिग्नेटेड टू बी द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये दोनों कंडीशन बेटा मेल हेट्रोगैमेटी का है और ये एक्स वाई वाला ड्रासोफिला एंड ह्यूमन मेल का है और एक्स जीरो ग्रासओपर का है। फीमेल हेट्रोगैमेटी, ये तो मेल हो गया। फीमेल हेट्रोगैमेटिक में जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप होता है, ये बर्ड्स में पाया जाता है एवीज ग्रुप में। जेड डब्ल्यू फीमेल है और जेड जेड क्या है मेल है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। द टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोजोम ऑफ फीमेल बर्ड हैज बीन डेजिग्नेटेड। तो फीमेल हेट्रोगैमेटिक हो जाएगा जेड एंड डब्ल्यू। सेक्स को वही डिटरमाइन करेगा जो हेट्रोगैमेटिक होगा। रिप्रेजेंटेटिव फिगर शो एन इंडिविजुअल इन्फ्लेक्टेड विद। तो ये बेटा आपका है डाउन सिंड्रोम 1866 लैंगडन डाउन, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम। एडवर्ड सिंड्रोम में ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोजोम होता है, पटाओ में होता है 13th का, ये भी याद कर लीजिएगा। क्लाइंट फिल्टर में ट्राइसोमी ऑफ 6 क्रोमोजोम होता है, एक्स एक्स वाई कंडीशन पाई जाती है, और टर्नर में होता है मोनोसोमी एक्स जीरो कंडीशन पाई जाती है। डाउन सिंड्रोम के सिम्टम में पूछा जाता है ब्रॉड फ्लैट हेड और मेनी लूप्स ऑन फिंगर टिप, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, फॉरवर्ड टंग, बिग रिंकल्ड, पार्सली ओपन माउथ,
मेंटली रिटार्डेड, फिजिकल, साइकोमोटर। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फिनाइलकीटोनुरिया देन ही इज लैक। तो फिनाइलकीटोनुरिया में फिनाइल एलानिन नहीं कन्वर्ट होता टायरोसिन में, एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज। तो एन एंजाइम दैट कन्वर्ट द अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन। तो पहला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, टर्नर सिंड्रोम इज ड्यू टू मोनोसोमिक सेक्स क्रोमोसोम। तो बेटा टर्नर सिंड्रोम में पाया जाता है ऑटोसोम के अलावा X0 यानी मोनोसोमिक होता है। ट्राइसोमिक में आता है XXY, ये होता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का। तो आंसर हो जाएगा 134 का पहला। एन एबनॉर्मल कंडीशन मेल जीनोटाइप। तो मेल जीनोटाइप क्या होता है? XY और एक्स्ट्रा X है, तो ये हो गया आपका अभी बताया था क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। 135 का हो जाएगा फोर्थ। तो बेटा ये डिस्कशन रहा। अब इसके बाद आपके सामने आ रहे हैं सैलियन सर और अलीश सर, और वो आगे डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं आपका डिस्कशन सही गया होगा। मिलते हैं अगले टेस्ट में। हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 135 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं मनीष सर के साथ। अब मैं आपको 136 से 170 तक करा रहे हैं, और आप जो टेस्ट है SBTS 12 को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए लिखा हुआ 136 में हाउ मेनी काइंड ऑफ जीनोटाइप्स। देखिएगा, हाउ मेनी काइंड ऑफ जीनोटाइप विल बी प्रोड्यूस बाय अ प्लांट हैविंग द जीनोटाइप थ्रू सेल्फिंग। तो अगर वो कह रहा है कि ये जीनोटाइप दिया और इसकी सेल्फिंग के बाद कितने तरह के जीनोटाइप बनेंगे, तो आपको पता है कि अगर मैं ये क्रॉस कराऊं, ये वाला क्रॉस कराऊं इसकी सेल्फिंग को लेकर, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है लेकिन आसानी से आप कर सकते हो कितने जीनोटाइप बनेंगे। तो यहां पर दो तरह के गैमीट बनेंगे। एक बनेगा कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। दूसरा बनेगा कैपिटल A, स्मॉल b, कैपिटल C। यहां पर भी सेम तरह के दो दो गैमीट बनेंगे, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल A, स्मॉल b, कैपिटल C। और जब ऐसे का आप बनाएंगे तो चेकर बोर्ड बनाएंगे, और चेकर बोर्ड में आप यहां पर लिखें कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल A, स्मॉल b, कैपिटल C, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल A, स्मॉल b, कैपिटल C। यहां पर देखिए बनेगा कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, और कैपिटल C, कैपिटल C। यहां पर बनेगा कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल C। यहां पर कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, कैपिटल C। यहां पर कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C, स्मॉल c। तो कैपिटल C, कैपिटल C। यहां पर आप गौर से देखिएगा कि जब हमने ये वाला क्रॉस कराया तो कितने तरह के जीनोटाइप बने। तो एक तरह का जीनोटाइप तो ये बन गया, एक तरह का जीनोटाइप ये बन गया, और ये दोनों एक ही तरह के जीनोटाइप है। तो मतलब जीनोटाइप आपके पास तीन तरह के बने। कितने तरह के जीनोटाइप बन गए? तीन तरह के। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा 136 का 4। आंसर बनेगा थ्री जीनोटाइप, मतलब 3 जीनोटाइप के जाइगोट बन जाएंगे। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। देखते हैं क्या लिखा है। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। तो बिल्कुल बात सही है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो सिंगल जीन का फॉल्ट है, उसे हम वैसे ही ट्रेस कर सकते हैं जैसे कि मेंडल ने पी प्लांट पर ट्रेस किए थे। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिंग डिजीज है और जो कि रेसेसिव है, ये बात सही है। फिर लिखा फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। रिजल्ट के तौर पर या तो क्रोमोसोम का बढ़ जाएगा या घट जाएगा, इसी को हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। सही है। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कॉमन एग्जाम्पल है मेंडेलियन डिसऑर्डर के। नहीं, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर के एग्जाम्पल नहीं है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में भी क्रोमोसोम के नंबर में चेंज है। नंबर में चेंज मतलब ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी। अगर सिंगल जीन में फॉल्ट होता तब हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। तो 137 का गलत जवाब आपके पास क्या आ गया? 4। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। इफ अ फीमेल इज स्टेराइल ड्यू टू रुडिमेंट्री ओवरीज। फीमेल स्टेराइल हो गए, रुडिमेंट्री ओवरीज दिख रही हैं, विच सिंड्रोम डू यू एक्सपेक्ट इन हर। तो आपको पता है कि फीमेल स्टेराइल हो जाए, रुडिमेंट्री ओवरीज हो जाए, तो इस कंडीशन में यह वाला सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम कहलाता है।
क्या कहलाता है? टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम में आपके पास फीमेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होती। तो ये डाउन सिंड्रोम नहीं है, क्लाइनफेल्टर नहीं है, ये 138 का सेकंड आ जाएगा, 138 का सेकंड हो जाएगा बेटा टर्नर सिंड्रोम। ऐसे ही अगर क्लाइनफेल्टर होता तो वो वहां पर XXY कंडीशन होती, वहां पर मेल स्ट्राइल होता। लिखा हुआ विच इज करेक्ट, करेक्ट बात छाटनी है। देखो 139 मेंडल सेलेक्ट किया गया उनको 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटी एज पेयर्स, ठीक है, विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। बिल्कुल बात सही है। मेंडल ने जब भी एक कैरेक्टर को लेकर स्टडी किया तो जो 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन थे, किसी कैरेक्टर को लेकर जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उसी को हम कॉन्ट्रास्टिंग में ले रहे हैं। बाकी सारे कैरेक्टर चाहे वो आपके पास डोमिनेंट के हो चाहे रेसिव के हो, सिमिलर पेयर में ही लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग लाइन 12 छाटी गलत, 7 छाटी गलत, लेकिन यहां पर 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन लिखा है, लेकिन विच वर सिमिलर एक्सेप्ट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड विद टू कैरेक्टर नहीं, मतलब सिंगल कैरेक्टर को लेकर उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड लिए थे। तो ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा। कायदे से लाइन पढ़िएगा, आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स इनहेरिटेंस में मिल जाएगा साफ साफ। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू मेंडल समटाइम्स वर स्टेबली पास डाउन, अनचेंज रहता है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाता है, थ्रू द गैमीट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन। तो इसे मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने कहा था कैरेक्टर्स को ले जाने वाले फैक्टर डिस्क्रीट यूनिट के होते हैं, वो चेंज नहीं होते और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाते हैं, जिसे बाद में जीन बोला गया जॉनसन के द्वारा, लेकिन मेंडल फैक्टर ही बोलते थे। तो यहां पर हम फैक्टर्स की बात लेंगे। आंसर क्या बन जाएगा? थर्ड। अगला लिखा हुआ एलील्स ऑफ अ जीन आर फाउंड इन, तो जो आपके पास जीन के जो एलील्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम पर, नॉन होमोलॉगस पर नहीं, एनालॉगस पर नहीं। जवाब फर्स्ट हो जाएगा। होमोलॉगस क्रोमोसोम ऐसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम जिस पर सेम कैरेक्टर के जीन सेम लोकस पर होते हैं। समझ पाए कि नहीं? उसे हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो 141 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो 142। लिखा हुआ है रेजिनाल्ड सी पुनेट वाज रिलेटेड विद कंट्री। तो आपको चेकरबोर्ड सी पुनेट ने दिया था, जो कि आपके पास इसी के नाम पर हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं। और ये पुनेट स्क्वायर देने वाले साइंटिस्ट जो है वो क्या कहाँ के थे? जर्मनी के नहीं, ऑस्ट्रिया के नहीं, ब्रिटिश थे, ब्रिटेन के। तो ये हो गया 142 का सेकेंड। अगला लिखा हुआ इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन द प्लांट सीड, कैरेक्टर का दिया हुआ है कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, राउंड येलो। फिर लिखा हुआ है कि इसका क्रॉस कराए स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा है राउंड एंड रिंकल्ड सीड का, सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेकर पूछ रहा है। जब आपको पता है कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो आपके पास राउंड येलो मिलते हैं कितने? राउंड येलो मिलते हैं 9। फिर आपके पास राउंड ग्रीन कितने मिल जाएंगे? तो राउंड ग्रीन जो मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे 3। रिंकल्ड येलो कितने मिल जाएंगे? रिंकल्ड येलो कितने मिल जाएंगे? तो जवाब है 3। और रिंकल्ड ग्रीन कितने मिल जाएंगे? तो रिंकल्ड ग्रीन की बात करी जाए तो ये मिल जाएंगे आपके पास 1। तो इस तरह से अगर वो सिर्फ पूछ रहा है कि F2 जनरेशन में राउंड कितने हैं, तो राउंड आपके पास ये भी है, तो टोटल कितना हो गया? 12। और रिंकल्ड पूछ रहा है तो रिंकल्ड आपके पास इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये कितना हो गया? 4। तो रेशियो क्या हो गया? 12:4। क्या हो गया बेटा? 12:4 हो जाएगा, जिसे हम 3:1 भी लिख सकते हैं। क्या बन सकते हैं? 3:1 भी लिख सकते हैं। तो 12:4 का आंसर आपको दिख रहा होगा, आंसर आपके पास फर्स्ट हो जाएगा। अगला देख लो। अगला लिखा हो हु नोटिस दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। तो बताइए ये बात किसने कही? तो ये बात क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम के बिहेवियर को देखकर बोली, और यह बात बोली गई सटन एंड बोवेरी के द्वारा। आंसर आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय सटन एंड बोवेरी 1902। अगला
145 देखिए क्या कह रहा है, लिखा हुआ हु वाज नॉट इन्वॉल्व इन रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल। मेंडल की रीडिस्कवरी में 3 साइंटिस्ट का रोल है। एक है आपके पास एरिक वॉन टेशमार्क, ह्यूगो डिवरीज और कार्ल कॉरेंस। ये कब किया गया? 1900 में। तो इसमें डिवरीज भी थे, कॉरेंस भी थे, टेशमार्क भी थे, सटन नहीं थे। आंसर 145 का क्या हो जाएगा? 4। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मॉर्गन वर्क ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर बिकॉज। तो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर काम किया एज अ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। ऐसा क्यों? तो आपको पता है कि ये एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लेने का फायदा ये था कि ये सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर जाते हैं। सही है। ये इसकी लाइफ साइकिल छोटी है, आसानी से 2 वीक है, तो आपको नई जनरेशन जल्दी ही मिल जाएगी। सिंगल मेटिंग में कई सारे नंबर ऑफ प्रोजनी फ्लाइज बनाते हैं। मेल और फीमेल को इजीली इजी अलग कर सकते हैं, डिस्टिंग्विशेबल है, मतलब मेल छोटा है, फीमेल बड़े हैं, और जो आपके पास हेरिडिटरी कैरेक्टर होते हैं उसे सिंपल माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये सारे के सारे मेथड सही हैं आपके, इसी वजह से लिखा हुआ है कि वाई मॉर्गन मतलब जो है ना एज अ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ड्रोसोफिला क्यों लिया। 146 के बाद 147 देखिए लिखा है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस सम स्पर्म कैरीज बोथ द सेक्स क्रोमोसोम, और जबकि अदर वाला जो है उसने सिर्फ ऑटोसोम कैरी किया, कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं आया। अगर ये वाले स्पर्म फर्टिलाइज करें नॉर्मल एग से तो एक आपके पास बन जाएगा कंडीशन 2 22 ऑटोसोम के साथ XO, और जो दूसरा वाला हो जाएगा वो 22 ऑटोसोम के साथ बन जाएगा XXY, और दूसरा वाला 22 ऑटोसोम के साथ बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा XO। ये आपके पास एक इसमें हो जाएगा क्लाइनफेल्टर, एक क्या हो जाएगा? क्लाइनफेल्टर, और दूसरा हो जाएगा टर्नर। तो आप पहला आपके पास हो जाएगा क्लाइनफेल्टर, सही है, दूसरा टर्नर। डाउन सिंड्रोम की बात नहीं होगी। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्लियर? चलो 147 के बाद 148 क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सटन व्हिच यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन विद लिंकेज। लिंकेज के बारे में नहीं। फिर लिखा क्रोमोसोमल जो नॉलेज है क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की विद म्यूटेशन नहीं। नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल। ये वाली बात सही है, क्योंकि आपके पास जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया तो मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को उससे रिलेट करके बताया गया। लिंकेज की बात तो मॉर्गन ने खोज करी थी। आगे, अ फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज। अगर टीलोफेज के बाद मतलब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो तो ऐसी कंडीशन में पूरा का पूरा सेट बढ़ जाता है, और सेट बढ़ने को हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी। 149 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 149 का आंसर बन जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो 150 क्रोमोसोमल एबरेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व। यहां पर वर्ड पर ध्यान देना, कॉमनली ऑब्जर्व कहां होगा। वैसे तो आपके पास जो क्रोमोसोमल एबरेशन है कैंसर सेल में कॉमनली दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन कॉमनली आपकी बात करी जाए तो आप कैंसर सेल ले लेना, इसमें आपको रेयरली देखने को मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सेल में क्रोमोसोमल एबरेशन इन जनरल देखने को नहीं मिलता, लेकिन कैंसरस सेल में ये क्रोमोसोमल एबरेशन कॉमनली देखने को मिल जाता है। दैट्स वाई आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टर्म लिंकेज वाज क्वाइंड बाय। टर्म लिंकेज किसने दिया? तो टर्म लिंकेज देने वाले साइंटिस्ट पोनेट नहीं है, बैटसन नहीं है, मॉर्गन है। आंसर 151 का थर्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन, कैरियर्स ऑफ द डिजीज सिकल सेल एनीमिया हैव जीनोटाइप। तो सिकल सेल एनीमिया का जीनोटाइप पूछना चाह रहा है, बताओ। तो आपको यह बात पता है कि सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। कैसी डिजीज? ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। इसका मतलब अगर कंडीशन आपके पास HbA और HbA वाली है तो ये वाली कंडीशन आपके पास है नॉर्मल कंडीशन, जबकि HbA और HbS ये वाली कंडीशन आपके पास कैरियर है,
और कैरियर जो होते हैं वो हेट्रोजाइगस होते हैं। और अगर कंडीशन HbS और HbS वाली है तो ये आपके सिकल सेल एनीमिया वाली कंडीशन है, सिकल सेल एनीमिया। तो ये वाली कंडीशन आपके पास कैरियर होगा और कैरियर नॉर्मल कहलाता है, और ये वाला नॉर्मल। तो आपको कैरियर बता रहा है तो कैरियर के लिए आप हेट्रोजाइगस कंडीशन लीजिए, ना कि ये। आंसर क्या बन जाएगा? फर्स्ट। 153 फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट्स। तो आपको पता है अगर सेग्रीगेशन जो है वो फेल कर जाए तो बताइए क्या होगा? गेन ऑफ क्रोमोसोम ओनली? नहीं, ओनली लॉस भी तो हो जाएगा। ओनली लिखा हुआ गलत, गेन भी हो सकता है और क्रॉस भी और लॉस भी हो सकता है, तभी हम एन्यूप्लॉइडी की बात करेंगे। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? आंसर 153 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड। अगला क्वेश्चन 154 गायनेकोमास्टिया इज एसोसिएटेड विद। तो आपको पता है कि अगर मेल में ट्राइसोमी हो जाए एक्स क्रोमोसोम की तो मेल में क्या कंडीशन बनती है? तो 22 तो ऑटोसोम रहते हैं और प्लस XXY कंडीशन। इसी को हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या हैं? तो आपके पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स में मेल स्टेराइल होता है, फिनोटिपिकली मेल होता है, टेस्टिकल के साइज कम हो जाते हैं और गायनेकोमास्टिया मेल हैविंग ब्रेस्ट, ये कंडीशन देखने को मिल जाएगी। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात है। आंसर 154 का सेकेंड। अगला क्वेश्चन बताइए। लिखा हुआ है साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड विच इज रिलेटेड टू। तो ये भी सिम्टम्स की बात करी जाए, मेंटल डेवलपमेंट साइकोमोटर जो है ना ये अफेक्टेड हो जाए, पाम क्रीज पाया जाए, ब्रॉड पाम पाया जाए, फ्लैट सर हो जाए, मतलब हेड हो गया फ्लैट, मैनी लूप्स पाए जाए, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज हो, ये सब सिम्टम है आपके पास डाउन सिंड्रोम के। किसके हैं बेटा? डाउन सिंड्रोम के। और डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी हो जाती है, और ट्राइसोमी कहां पर होती है? 21st पेयर पर, 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्योंकि डाउन सिंड्रोम में 21st पेयर पर होती है तो ये ऑटोसोमल सिंड्रोम है। कैसा सिंड्रोम है? ऑटोसोमल। तो साइकोमोटर यहां पर गायनेकोमास्टिया, थैलेसीमिया, टर्नर नहीं, यहां पर जवाब ट्राइसोमी वाला सही, क्योंकि ये डाउन सिंड्रोम को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लो 156 टेंडेंसी ऑफ जीन इनहेरिट्स टुगेदर इज नोन एज। तो अगर कोई जीन एक साथ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाते हैं तो ये फिजिकली लिंक जीन होते हैं और ये एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन होते हैं और इस फिनोमिना को लिंकेज कहते हैं। तो ये रिकॉम्बिनेंट नहीं, डोमिनेंस नहीं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं, जवाब लिंकेज होगा। 157 इन अ क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट। अगर हम हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट का क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस ड्वार्फ पी प्लांट से, द F1 प्रोजनी विल बी। तो होमोजाइगस टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल का क्रॉस हमने कराया होमोजाइगस टॉल से, इसका मतलब ये टेस्ट क्रॉस है, और टेस्ट क्रॉस है तो आप बताइए क्या होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर दो तरह के गैमीट, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर एक ही तरह का स्मॉल टी, आप यहाँ लिखिए कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, एक बना कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, मतलब 50% क्या हो जाएंगे? हेट्रोजाइगस टॉल, और 50% क्या हो जाएंगे आपके पास? होमोजाइगस ड्वार्फ। क्या हो जाएंगे? होमोजाइगस ड्वार्फ। तो 50% प्रोजनी विल बी टॉल सही है, 25% प्रोजनी विल बी ड्वार्फ गलत, 50% प्रोजनी विल बी ड्वार्फ सही है, 75% प्रोजनी विल बी टॉल गलत। तो यहां पर सही बात निकालनी है, तो आप बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? ए और सी, ए और सी। 157 का सेकेंड। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। लिखा हुआ द क्रॉस ऑफ F2 प्रोजनी। F2 प्रोजनी का क्रॉस आप करा रहे हो उसके होमोजाइगस रेसिव से, तो F2 प्रोजनी का याद रखिएगा जो टॉल मतलब होमोजाइगस जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर का पता लगाने के लिए कि वो आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, इस बात का पता लगाने के लिए इसका क्रॉस इसके रेसेसिव पेरेंट से कराना, रेसेसिव पेरेंट से कराना टेस्ट क्रॉस कहलाता है। लेकिन एक याद रखिएगा F2 प्रोजनी में
कैपिटल टी भी होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी होगा और स्मॉल टी। इस जीनोटाइप का क्रॉस इसके रेस से पेरेंट से तो टेस्ट क्रॉस है, लेकिन ये वाला क्रॉस कराया जाएगा तो ये बैक क्रॉस होगा। याद रखिएगा, एवरी टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस, बट एवरी बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस। तो ये F2 प्रोजनी के डोमिनेंट इंडिविजुअल का पता लगाने के लिए हम कराते हैं टेस्ट क्रॉस उसके रेस से पेरेंट से। तो ये ट्राई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड नहीं, ये आपके पास टेस्ट क्रॉस है। क्या है? टेस्ट क्रॉस। आगे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। किसके रिगार्डिंग? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के रिगार्डिंग बात हमें बतानी है। एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई, सही है। आई जीन कंट्रोल करता है और आई जीन के 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और आई ओ। तो यहां पर 2 एलील लिखे हुए हैं, गलत बात। द एलील आई ए और बी प्रोड्यूस करते हैं ड्रास्टिकली डिफरेंट नहीं, आपके थोड़ी सी डिफरेंट होते हैं, गलत जवाब। फिर लिखा व्हेन आई ए और आई बी प्रेजेंट टुगेदर बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर, दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। बात सही। तो आपके पास ए और डी सही है, इसमें ए और डी सही है, आंसर आपका 4 बन जाएगा। 159, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बता दो। द गुड एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब पॉलीजीन क्या होते हैं? पॉलीजीन वो होते हैं जो बहुत सारे जीन मिलकर एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाते हैं। अगर हाइट की बात करी जाए, कलर ऑफ स्किन की बात करी जाए, आई कलर की बात करी जाए, ये सब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आते हैं ह्यूमन के केस में। तो हाइट ऑफ ह्यूमन, स्किन कलर, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज नहीं आएगा, तो आंसर आपके पास 4 बन जाएगा, ठीक है। अगला, सिकल सेल एनीमिया, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड को किसके द्वारा रिप्लेस किया गया? वैलिन के द्वारा किया गया। तो ये कौन से ट्रिपलेट कोडॉन में वैलिन का आपको पूछ रहा है, कौन सा जेनेटिक कोड होगा? तो कहते हैं कि टेम्पलेट में टी को रिप्लेस किया गया ए के द्वारा, ठीक है। तो एमआरएनए को ए को रिप्लेस किया गया यू से। और अगर मैं आपसे यह कहूं कि भाई साहब, अगर आप जेनेटिक कोड में बात करी जाए, GAG को रिप्लेस किया गया किसके द्वारा? GUG के द्वारा। और अगर मैं पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करूं तो ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस किया गया, ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस किया गया किसके द्वारा? वैलिन के द्वारा। तो ये बात याद रखिएगा, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात है, डीएनए को लेकर बात कर रहे हैं, ये आरएनए को लेकर बात कर रहे हैं, ये आपके पास जेनेटिक कोड को लेकर बात है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन में, पॉलीपेप्टाइड चेन की बात है। ये हम बाई को बता रहे हैं, किसने किसको रिप्लेस किया, किसने किसको रिप्लेस किया, बाई बाई, ये बाई वाला है, ठीक है। तो यहां पर तो जवाब हो जाएगा 4, 161 का 4, ठीक है। अगला 152, देखिए लिखा हुआ इन ईच प्रोजनी प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड। तो यार भाई साहब, हर प्रेगनेंसी में फीमेल बच्चे के होने के चांस सिर्फ 50% ही तो है, क्योंकि XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन के केस में। तो 2 तरह के स्पर्म होते हैं, एक या तो उसके पास X होगा या Y होगा। तो एग के पास, ये तो स्पर्म की बात हो गई, अगर एग की बात बोली जाए तो एग के पास 100% X ही होगा। अगर ये स्पर्म मिल गया तो XX मतलब फीमेल, और अगर ये मिल गया तो XY मतलब मेल। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हर प्रेगनेंसी जो भी हो रही है उसमें 50% चाइल्ड, 50% ही पॉसिबिलिटी है कि वो मेल होगा या फीमेल। तो प्रोबेबिलिटी में आप 50% ही लीजिएगा। 163, कंट्रोल क्रॉसेस are not possible in case of human beings. A study of the family history about inheritance of a particular trait provides alternative. Such analysis of a trait several generation of a family is called. तो आपको पता है कंट्रोल क्रॉस ह्यूमन के केस में पॉसिबल नहीं है, बैक क्रॉस करना, टेस्ट क्रॉस करना। तो आप क्या कर सकते हो, आप फैमिली ट्री बना सकते हो और उससे आप सिंगल जीन के इनहेरिटेंस का पैटर्न पता कर सकते हो। और इस तरह का पैटर्न का पता लगाना पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडिग्री एनालिसिस। क्लियर?
अगला, इन द पेडिग्री एनालिसिस वी स्टडी अबाउट, पेडिग्री एनालिसिस में हम किस किस बातों की स्टडी कर लेते हैं? तो इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंट बाय द फैमिली ट्री ओवर अ जनरेशन, ठीक है। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग टूल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, हम बिल्कुल हम कहेंगे ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग टूल होगा जिसकी वजह से हम ह्यूमन की जेनेटिक्स को समझ सकते हैं। यूटिलाइज टू ट्रेस इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट, एब्नॉर्मेलिटी एंड डिजीज, तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। आप पेडिग्री एनालिसिस से डिजीज का पता लगा सकते हो, जेनेटिक्स को समझ सकते हो, और पर्टिकुलर ट्रेट जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैसे जाता है ये बात का भी पता आप लगा सकते हैं। तो ये पेडिग्री एनालिसिस के लिए होगा आंसर 4। अगला देख लो, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस ओनली, ओनली लिखा हुआ है बेटा, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी, क्योंकि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है वो आपके पास सिर्फ कोडोमिनेंस शो नहीं करती, ये तो कंप्लीट डोमिनेंस भी शो करती, कंप्लीट डोमिनेंस भी शो करती है, कोडोमिनेंस भी शो करती है, और ये आपके पास मल्टीपल एलिज्म का भी फिनोमिना शो करती है, मल्टीपल एलिज्म का भी। तो ये बात गलत है, सिर्फ लिखा हुआ ओनली। फिर लिखा व्हेन जीन IA और IB आर प्रेजेंट टुगेदर इन ब्लड ग्रुप देन दे शो डोमिनेंस, अगर IA और IB आ जाएगा तो ये डोमिनेंस शो नहीं करेंगे, ये तो कोडोमिनेंस शो करेंगे। क्या शो करेंगे? कोडोमिनेंस। दैट्स वाई ये भी बात गलत, दोनों बातें गलत है, आंसर 165 का फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 XX और XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ फीमेल हेट्रोगैमेटी, तो ये वाली बात गलत हो गई, क्योंकि XY टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल के पास हेट्रोगैमेटी होती है, मेल हेट्रोगैमीट बनाता है, हेट्रोगैमेटी आर प्रेजेंट इन मेल। हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन आर ऑकर इन हनी बी, ये बात सही है, क्योंकि इसमें हैप्लॉइड कौन होता है? मेल, और डिप्लॉइड कौन होता है? डिप्लॉइड होता है फीमेल। फीमेल दो तरह की, वर्कर और क्वीन, वर्कर स्टेराइल है, क्वीन फर्टाइल। तो एक गलत दूसरा सही, आंसर क्या बनेगा? 166 का थर्ड, 166 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला लिखा हुआ है सिकल सेल एनीमिया अकर्स ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन के द्वारा होता है सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड पर T को रिप्लेस किया A ने, mRNA पर A को रिप्लेस किया U ने, जेनेटिक कोड में GAG को रिप्लेस किया GUG ने, और पॉलीपेप्टाइड चेन में ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस किया वैलिन ने एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन। तो वो एक तरह का आपके पास रिप्लेसमेंट है बेस का, तो पॉइंट म्यूटेशन है। पॉइंट म्यूटेशन इज चेंज इन सिंगल बेस पेयर इन जीन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन, ये वाली बात गलत है, ये अल्फा ग्लोबिन चेन नहीं होती, ये तो बीटा होती है। कौन सी होती है? बीटा होती, तो बात ही गलत हो गई। तो आप बताइए, असर्शन सही है और रीजन गलत है, आंसर क्या बन जाएगा? सेकंड, आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, 167। अगला क्वेश्चन देखिए, 168 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, बिल्कुल बात सही है, वो बेसिक यूनिट, हेरिडिटरी यूनिट जिसे हम जीन कहते हैं, जीन इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA। लिखा हुआ है बिकॉज जीन नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस पर्टिकुलर ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे नॉट लिख दिया भाई साहब, तो जीन्स जो होता है वो इंफॉर्मेशन को मतलब जो है ना एक्सप्रेस करता है, कंटेन करता है, मतलब जो है ना इंफॉर्मेशन जो पर्टिकुलर और ट्रेट के लिए होती है। तो ये वाली बात तो गलत हो गई, असर्शन सही है और रीजन गलत है, आंसर सेकंड बना है, 168 का सेकंड। चलो अगला क्वेश्चन बता दो, 169 अ सीड शेप, तो सीड शेप याद रखिएगा कौन सी सीड होगी? ये पी सीड है, पी सीड शेप के बारे में बोला हुआ है। अगर हम उस सीड की शेप को कंसीडर करें तो फिनोटाइप ऑफ एलील बी, तो फिनोटाइप क्या होगा अगर मैं शेप को कंसीडर करूं? तो अगर शेप को कंसीडर किया तो भाई साहब कैपिटल बी स्मॉल बी, आपको क्या होता है भैया? शेप तो इसका राउंड है, शेप इसका राउंड है, साइज क्या है? इंटरमीडिएट,
साइज क्या होता है बेटा? इंटरमीडिएट। इसका मतलब अगर मैं आपके कहूं कि भैया ये शेप हो गया, तो शेप को अगर कंसीडर किया तो कैपिटल बी स्मॉल बी के ऊपर डोमिनेंट है, और अगर साइज को कंसीडर करता तो ये हम कहते हैं स्मॉल बी पर इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। कैसा डोमिनेंट है? इनकम्प्लीट। इसका मतलब आपको पता है कि अगर मैं बात करूं यहां पर बात करूं शेप की, तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपके पास हो जाएगा कि अगर शेप को कंसीडर किया जाए तो कैपिटल बी कंप्लीट डोमिनेट ओवर स्मॉल बी। तो ये वाली बात फर्स्ट हो जाएगी। अगर यहीं पर साइज को कंसीडर करता तो आंसर थर्ड था, इनकम्प्लीट डोमिनेंट ओवर बी ओवर स्मॉल बी। ठीक है, तो क्योंकि कैपिटल बी जीन शो करता है, इसके साथ साथ प्लियोट्रॉपी भी, साइज को भी कंट्रोल करता है, शेप को भी, और स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस को भी। आखिरी क्वेश्चन मेरे सेशन का लिखा हुआ है द फॉलोइंग सिंबल नॉट शो। कौन ये सिंबल क्या शो नहीं कर रहा? जब भी मेल और फीमेल के बीच में डबल लाइन हो, इसका मतलब ये मेटिंग है किसके साथ? रिलेटिव के साथ। और रिलेटिव्स के साथ मीटिंग है तो ये वाली कंसैग्यूनस मीटिंग भी कहलाती। ये नॉन रिलेटिव मीटिंग नहीं है, तो ये नॉट शो है मीटिंग विद नॉन रिलेटिव। तो 170 का आंसर क्या बनना है बेटा? 170 का आंसर फर्स्ट बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 136 से 170 तक क्वेश्चंस देख लिए। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ आए हुए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप स्वागत करिए शैलेंद्र सर का, वो आपको आगे 170 से 200 तक आपको सॉल्व कराएंगे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 171, color blind man has a color blind sister and a normal brother. What is genotype of father and mother? तो यहाँ पर फादर जो होगा ये, चूंकि डॉटर यहाँ पर अफेक्टेड दिखाई गई है, तो फादर के पास एक्स क्रोमोसोम जो है वो अफेक्टेड वाला ही होगा, तभी ये डॉटर अफेक्टेड हो सकती है। कलर ब्लाइंडनेस जो होगा ये कैसा है? ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव होने की वजह से डॉटर का जीनोटाइप यही होगा, तभी ये अफेक्टेड हो सकती है। और ये एक्स क्रोमोसोम फादर से आया होगा, और एक एक्स क्रोमोसोम ये मदर से आया है। लेकिन यहाँ पर अगर सन देखे जाए तो सन दो तरीके के दिखाए हुए हैं, एक ये यहाँ पर अफेक्टेड और दूसरा वाला ये नॉर्मल। और ये कब पॉसिबल है? क्योंकि सन के पास एक्स क्रोमोसोम जो आता है वो किससे आता है? वो मदर से ही आता है। तो मदर के पास दोनों तरीके के एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए। तो यहाँ पर जब ये वाला वाई के साथ फ्यूज होगा तो ये अफेक्टेड मेल, और अगर ये वाला एक्स वाई के साथ जाएगा तो ये नॉर्मल मेल। तो ये जीनोटाइप यहाँ पर एक्स सी वाई और एक्स सी एक्स, ये दो कंडीशंस यहाँ पर पॉसिबल है। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 172, स्टडी द पेडिग्री चार्ट, व्हाट डज इट शो। तो यहाँ पर चूंकि स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है तो ये डोमिनेंट भी हो सकती है और रिसेसिव भी हो सकती है। अब अगर इसको देखा जाए यहाँ पर ये सेक्स लिंक्ड है या नहीं, तो सेक्स लिंक्ड में अगर ये डॉटर अफेक्टेड दिखाई गई है और मान लिया जाए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो इसका जीनोटाइप ये होना चाहिए था। और अगर ये जीनोटाइप था तो फादर यहाँ पर 100% अफेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आया होगा? फादर ने दिया होगा, तो जो कि नहीं है। तो इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो नहीं है, ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकती है। अगर डोमिनेंट का पॉसिबिलिटी देखी जाए एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की, तो अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो ये जीनोटाइप भी हो सकता है अफेक्टेड इंडिविजुअल का, या फिर ये जीनोटाइप भी हो सकता है। अब यहाँ पर अगर मदर भी अफेक्टेड है तो इसका जीनोटाइप हुआ एक्स डी एक्स या एक्स डी डी, ये जीनोटाइप। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये एक्स क्रोमोसोम सन के पास भी जा सकता है, डॉटर के पास भी जा सकता है, जो कि यहाँ पर नहीं दिखाया गया, सिर्फ डॉटर अफेक्टेड दिखाई गई है, सन नॉर्मल दिखाए गए। तो इसलिए ये एक्स लिंक्ड ना ही डोमिनेंट पॉसिबल है ना ही रिसेसिव पॉसिबल है। अब ये पेडिग्री किसकी होगी? ऑटोसोमल की। और
एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोसोमल क्या है, डोमिनेंट और इनहेरिटेंस ऑफ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ऑटोसोमल डोमिनेंट का जो होगा वो कौन सा एग्जाम्पल है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। डिस्ट्रॉफिन जीन यहाँ पर अफेक्टेड होती है, तो आंसर होना चाहिए यहाँ पर 4th। लेकिन अगर इस पेडिग्री को रिसेसिव के हिसाब से देखा जाए, ऑटोसोमल रिसेसिव के हिसाब से, तो भी ये सॉल्व हो जाती है। ऑटोसोमल रिसेसिव, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट ये भी दिया हुआ है, सिकल सेल भी रिसेसिव ट्रेट दिया हुआ है, बट एनसीईआरटी को मानते हुए यहाँ पर आंसर होगा 4th। नेक्स्ट, द सिंबल विच इज यूज्ड इन द ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस फॉर सेक्स अनस्पेसिफाइड। सेक्स अनस्पेसिफाइड मतलब सेक्स जो है इसका अज्ञात है, अननोन है। तो ये किसके लिए, ये यहाँ पर मेल हो गया, नॉर्मल मेल, ये नॉर्मल फीमेल, ये सेक्स अनस्पेसिफाइड। अगर बच्चे का सेक्स पता नहीं है, और ये जो होगा ये अफेक्टेड मेल, तो आंसर हुआ यहाँ पर 3rd। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174। Which one of the following symbols and its representation used in human pedigree analysis is correct? तो यहाँ पर unaffected male गलत है, ये unaffected female है, ये affected male, ये सही है। मेल अफेक्टेड, ये मेल नहीं अफेक्टेड, ये क्या होना चाहिए था, सेक्स अनस्पेसिफाइड। और मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ये मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स कंसेंजुनियस मैरिज होगी, और इसमें ये डबल लाइन से कनेक्टेड होंगे ये दोनों, तो यहाँ पर ये भी गलत है। करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर 2nd। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ये सिंगल जीन डिसऑर्डर है, सिर्फ एक जीन अफेक्टेड होगी, और ये मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलासीमिया, हीमोफीलिया, ये सारे ही क्या हैं, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, तो ऑल आर करेक्ट। हीमोफीलिया जो होगा, ये हीमोफीलिया ए बी सी 3 तरीके का है। हीमोफीलिया ए में क्लॉटिंग फैक्टर 8 डेफिशिएंट है, हीमोफीलिया बी में क्लॉटिंग फैक्टर 9, और हीमोफीलिया सी में क्लॉटिंग फैक्टर 11। ए और बी जो होते हैं ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये वाला ऑटोसोमल रिसेसिव। थैलासीमिया, थैलासीमिया में अल्फा थैलासीमिया, बीटा थैलासीमिया, और अल्फा वाला जो होगा ये क्रोमोसोम नंबर 16 पर, यहाँ पर 4 एलील्स हैं टोटल, यहाँ पर बीटा ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे, और यहाँ पर टोटल जीन्स जो होंगे वो एलील्स जो होंगे वो 2। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी यहाँ पर ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176। सिंगल रिसेसिव एलील विच कैन एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट शुड अकर ऑन। सिंगल रिसेसिव एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो रिसेसिव एलील के लिए यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो होना चाहिए होमोजाइगस कंडीशन अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन अगर सिंगल रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो वो कब होगा, वो हेमीजाइगस कंडीशन में। और हेमीजाइगस कब होगा, जब एक्स क्रोमोसोम पर जीन हो, जैसे कलर ब्लाइंडनेस वाला, या फिर वाई क्रोमोसोम पर जीन हो, तो भी वो अपने आप को सिर्फ हेमीजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। सिंगल जीन ही अपने आप में सफिशिएंट है, क्योंकि इसका एलील जो होगा वो वाई क्रोमोसोम पर नहीं होता है। एक्स क्रोमोसोम का साइज बड़ा है, वाई क्रोमोसोम का साइज छोटा है। तो यहाँ पर एनी ऑटोसोम, एनी क्रोमोसोम गलत है। एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल, फीमेल जो होती हैं ये होमोगैमीट्स प्रोड्यूस करती हैं, तो यहाँ पर दोनों एक्स क्रोमोसोम है। एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल, ये सही है, कंडीशन होगी एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल, या फिर वाई क्रोमोसोम ऑफ मेल होता तो भी ठीक था। तो 176 का करेक्ट आंसर होगा 4th। नाउ क्वेश्चन नंबर 177। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव नॉर्मल विजन दो देयर फादर वर कलर ब्लाइंड। हस्बैंड और वाइफ का नॉर्मल विजन है, और
फादर उनके कलर ब्लाइंड थे, मदर विदाउट एनी एलील फॉर कलर ब्लाइंडनेस, तो फादर का एक्स क्रोमोसोम किस में आता है, ये डॉटर में जाता है, और इसके भी फादर कलर ब्लाइंड थे, बट यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम ये डॉटर में गया होगा, इसने इसको वाई क्रोमोसोम दिया होगा, तो हस्बैंड का जीनोटाइप होगा XY और इसका होगा XCX। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड सन्स अमंग ऑल द प्रोजेनी, परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड सन, तो ये अगर इसके साथ जाएगा तो ये कलर ब्लाइंड हो जाएगा, और ये अगर इसके साथ जाएगा तो ये नॉर्मल होगा। तो अमंग ऑल द प्रोजेनीज, यहाँ पर ध्यान देना टोटल प्रोजेनीज में परसेंटेज पूछा गया है, तो टोटल प्रोजेनीज जो होंगी यहाँ पर, ये डॉटर होगी, ये कैरियर हो गई, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल डॉटर, तो यहाँ पर 25%, आंसर विल बी थर्ड, क्योंकि 4 में से सिर्फ 1 में ये अफेक्टेड कंडीशन शो करेगा। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178। इन ड्रोसोफिला वाइट आई कलर इज ड्यू टू रिसेसिव जीन्स, एक्स लिंक कंडीशन है, ये आई कलर रिसेसिव जीन्स की वजह से होगी, एंड इज सेक्स लिंक्ड इफ वाइट आइड फीमेल इज क्रॉस्ड विद रेड आइड मेल, द परसेंटेज ऑफ फीमेल हैविंग रेड कलर्ड आई, तो यहाँ पर वाइट आई और ये हो गया रेड आइड, द परसेंटेज ऑफ फीमेल हैविंग रेड कलर्ड आइड्स, तो ये और ये कंडीशन होगी, या फिर ये वाला इसके साथ जाएगा तो भी ये रेड आइड, परसेंटेज ऑफ फीमेल का परसेंटेज पूछा गया है, तो टोटल 100% फीमेल्स जो होंगी वो कैसी होंगी, रेड आइड होंगी, वाइट आइड यहाँ पर 0%, क्योंकि ये डोमिनेंट है, रेड आइड वाला जीन जो है वो डोमिनेंट है, ये रिसेसिव जीन है, ये वाइट आई के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो आंसर हुआ यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन C produces red green color blindness in humans. Normal woman whose father was colorblind marries a colorblind man. Of all the girls born to these parents, what percentage is expected to be colorblind? तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन C प्रोड्यूसेस कलर ब्लाइंडनेस, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, नॉर्मल वुमन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, अब इसके फादर जो थे वो कलर ब्लाइंड है, नॉर्मल वुमन है, मतलब कैरियर हुई, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम फादर से डॉटर में आया होगा, मैरीज ए कलर ब्लाइंड मैन, मैन का जीनोटाइप हो गया ये, अब ऑफ ऑल द गर्ल्स बॉर्न टू दीज पेरेंट्स व्हाट परसेंटेज इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर ब्लाइंड, तो जितनी गर्ल्स हैं उनका उनमें से परसेंटेज पूछा गया है, तो ये कलर ब्लाइंड हो गई, और ये वाला अगर इसके साथ जाएगा एक्स क्रोमोसोम तो ये कैरियर होगी, तो यहाँ पर कितना आया 50%, 2 में से 1, आंसर हुआ सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180। सिकल सेल एनीमिया इज कॉज ड्यू टू सब्सटीट्यूशन ऑफ, तो यहाँ पर टेम्पलेट स्टैंड में जो चेंज होता है वो CTC से CAC, मतलब थाइमीन जो होगा वो किस में चेंज होता है, एडेनिन में, तो इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन, और ये पॉइंट म्यूटेशन भी है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर सिंगल बेस का चेंज हुआ है, पॉइंट म्यूटेशन। इसके अलावा ये सब्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो ये ट्रांसवर्जन, ट्रांसवर्जन क्यों, क्योंकि यहाँ पर पिरिमिडीन था ये, और ये किससे रिप्लेस हुआ है, प्यूरिन से। अगर प्यूरिन प्यूरिन से रिप्लेस होता है या पिरिमिडीन पिरिमिडीन से रिप्लेस होता तब यहाँ पर ये ट्रांजिशन का एग्जाम्पल होता, बट ये ट्रांसवर्जन। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट द 6th पोजीशन, CTC CAC में चेंज हुआ है, तो ये mRNA जो बनाएगा वो GAG, और इसकी वजह से बनेगा GUG। तो GAG जो होता है ये ग्लूटामिक एसिड के लिए, और ये GUG जो है ये वैलिन के लिए। तो यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन
एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन। क्वेश्चन नंबर 180 का करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट। यहाँ पर ये अल्फा चेन दे रखा है तो इसलिए ये गलत। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 181, रिप्रेजेंटेटिव फिगर शोइंग एन इंडिविजुअल इन्फ्लेक्टेड विद। तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है और ये मेल्स हैं, स्टेराइल मेल, तो ये फेमिनाइज्ड मेल। XXY ट्राइसोमी होगी यहाँ पर, 2n+1 कंडीशन। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 182, a tall true breeding garden pea plant is crossed with a dwarf true breeding। तो tall true breeding क्रॉस वर्ड dwarf true breeding से। when the F1 plant, तो F1 plant का यहाँ पर ये जीनोटाइप हुआ, वर सेल्फ द रिजल्टिंग जीनोटाइप वर इन द रेशियो ऑफ। अब इनकी सेल्फिंग की जाएगी, तो जब सेल्फिंग होगी तो ये 3:1 फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पर 3:1, लेकिन यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो पूछा गया है। जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। 1 क्या होगा, ये होमोजाइगस टॉल, ये हेट्रोजाइगस टॉल और ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। तो 1:2:1 टॉल होमोजाइगस, टॉल हेट्रोजाइगस एंड डॉर्फ। आंसर विल बी सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 183, failure of segregation of chromatids during cell division cycle results in gain or loss of chromosome is called। तो gain or loss of few chromosomes इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। कंप्लीट सेट में अगर चेंज आएगा तो ये होगा यूप्लॉइडी। तो आंसर यहाँ पर क्या हुआ, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स की वजह से एन्यूप्लॉइडी होगी। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम वाज मैप्ड बाय। तो ये सबसे पहले स्टर्टिवेंट, एल्फ्रेड स्टर्टिवेंट, ये TH मॉर्गन के स्टूडेंट स्टर्टिवेंट, इन्होंने सबसे पहले ये पोजीशन ऑफ जीन्स मैपिंग की थी। जीन मैपिंग क्या है, तो ये पोजीशन डिसाइड करना, जीन की पोजीशन क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, ये ABCDE, ये डिफरेंट जीन्स की पोजीशन। ये किस पे बेस्ड था, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। टर्नर सिंड्रोम कैरेक्टर कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 1X क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है, मोनोसोमिक कंडीशन है। मोनोसोमिक का मतलब एक X क्रोमोसोम यहां पर एब्सेंट होगा, एक X क्रोमोसोम एब्सेंट। तो टर्नर सिंड्रोम आर स्टेराइल फीमेल, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये ठीक है सारे पॉइंट्स। और यहाँ पर रूडिमेंट्री ओवरीज होती हैं। रूडिमेंट्री मतलब अनडेवलप्ड, क्योंकि यहाँ पर एक X क्रोमोसोम डेफिशिएंट है। तो आंसर हुआ यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। और ये क्या होंगे, स्टेराइल फीमेल्स। मोनोसोमिक फॉर सेक्स क्रोमोसोम। नाउ क्वेश्चन नंबर 186, एन एबनॉर्मल ह्यूमन मेल जीनोटाइप इन्वॉल्विंग एन एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम इज ए केस ऑफ। तो एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में एक X क्रोमोसोम डेफिशिएंट होता है, मोनोसोमिक है, 2n-1 से। डाउन सिंड्रोम, यहाँ ट्राइसोमी है लेकिन ऑटोसोमल, 21st क्रोमोसोम की। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ट्राइसोमी है और यहाँ पर 44+XXY। तो एक एक्स्ट्रा X किस में हुआ, क्लाइनफेल्टर्स में। और ये क्या है, ये Y क्रोमोसोम के प्रेजेंस की वजह से ये स्टेराइल मेल्स हैं, या इनको बोला जाएगा फेमिनाइज्ड मेल। फेमिनाइन फीचर होता है गायनेकोमेस्टिया, इस वजह से इनको बोलते हैं फेमिनाइज्ड मेल।
गैनेकोमेस्टिया क्या है, तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 187. इन सिकल सेल एनीमिया व्हाट हैपन्स नॉर्मल जीन टू सिकल सेल जीन. तो नॉर्मल जीन यहाँ पर CTC टेम्पलेट स्टैंड किस में चेंज होता है, CAC. mRNA में क्या चेंज आएगा, तो mRNA में GAG GUG. अमाइनो एसिड में क्या चेंज आएगा, तो अमाइनो एसिड में ग्लूटामिक एसिड विल चेंज इनटू वैलिन. किस पोजीशन पर है, 6th पोजीशन पर. अल्फा चेन या बीटा, तो ये बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में चेंज होगा. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय एडेनिन. आंसर विल बी 4th. नाउ क्वेश्चन नंबर 188. Which one of the following statement is correct? Mendelian disorders are mainly determined by alteration or mutation in the single gene. तो ये सिंगल जीन डिसऑर्डर हैं जो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं. तो ये ठीक है. सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ये भी ठीक है. फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम्स कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी, ये भी ठीक है. एन्यूप्लॉइडी इज ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ फ्यू क्रोमोसोम्स. तो आंसर होगा यहाँ पर 4th, ऑल ऑफ द अबव. नाउ क्वेश्चन नंबर 189. ZZ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इज फाउंड इन. तो ZW और ZZ. ZW जो होगा ये फीमेल बर्ड्स में प्रेजेंट है और ये फीमेल हेट्रोगैमेटी के लिए. फीमेल जो होती है वो हेट्रोगैमेट्स प्रोड्यूस करती है और मेनी फीमेल बर्ड्स, मेनी मेल बर्ड्स, ऑल फीमेल बर्ड्स. ZZ किस में होगा, ये मेल्स में. तो मेनी मेल बर्ड्स. आंसर विल बी 1st. नाउ क्वेश्चन नंबर 190. मैच द कॉलम. जेनेटिक्स किसके साथ डील करेगा, ये हेरिडिटी एंड वेरिएशन. वेरिएशन क्या है, डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड अमंग देमसेल्व्स. और हेरिडिटी इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये हेरिडिटी. चेकर बोर्ड किसने, रेगिनाल्ड सी पनेट ने, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए. होमोजाइगस कैपिटल टी या स्मॉल टी. होमोजाइगस ये डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव. आइडेंटिकल पेयर ऑफ एलिलिक पेयर ऑफ जीन्स, ये हो गया होमोजाइगस. हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी, नॉन आइडेंटिकल एलिलिक पेयर ऑफ जीन्स. तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग होगी. ए की 2nd, बी की 1st, सी की 4th और डी की 3rd. नाउ क्वेश्चन नंबर 191. इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज शोन बाय ब्रासिका, चाइना रोज, स्नैपड्रैगन, पी. तो ये मिलती है स्नैपड्रैगन में. साइंटिफिक नेम है इसका एंटीराइनम मेजस स्पीसीज और इसी को बोलते हैं डॉग फ्लावर. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खासियत ये है कि F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम है, 1:2:1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192. मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद देयर डिस्क्रिप्शन इन कॉलम 2. तो डोमिनेंस क्या है, ये मेनी जीन्स गवर्न ए सिंगल कैरेक्टर. F1 रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स. आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स अगर होगा तो ये डोमिनेंस. जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी. यहाँ पर जो F1 जनरेशन में थे सारे के सारे टॉल थे, तो आइदर ऑफ द पेरेंट को ये रिजेंबल कर रहा है, तो ये ठीक है. डोमिनेंस. कोडोमिनेंस, F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट्स. जैसे कोडोमिनेंस किस में मिलती है, ABO ब्लड ग्रुप में, जब AB ब्लड ग्रुप होता है. तो यहाँ पर ये हो गया कोडोमिनेंस, रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स. प्लियोट्रॉपी,
प्लियोट्रॉपी वन जीन अफेक्टिंग मेनी ट्रेट्स, जैसे फेनाइल कीटोनूरिया। फेनाइल कीटोनूरिया में मेनी ट्रेट्स कैसे, एक तो ये स्किन कलर और हेयर पिगमेंटेशन को लाइट करेगी, और दूसरा ये मेंटल रिटार्डेशन भी कॉज करती है। तो ये कई सारे ट्रेट्स को अफेक्ट होगा सिंगल जीन की वजह से। तो ये प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल हो गया। प्लियोट्रॉपी मेनी जीन्स गवर्न है सिंगल कैरेक्टर, ये हो गया पॉलीजेनिक, और प्लियोट्रॉपी सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मेनी कैरेक्टर। तो करेक्ट मैचिंग हुई यहाँ पर, ए इज सेकेंड, बी इज थर्ड, सी इज फोर्थ एंड डी इज फर्स्ट। Now question number 193. Match list 1 with list 2 and select correct answer. No sperm is needed at all. ये किस में होगा, ये हनी बी ड्रोन्स में, ये पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होते हैं। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस क्या है, तो फीमेल गैमीट विदाउट फर्टिलाइजेशन इनटू एम्ब्रियो। तो यहाँ पर मेल गैमीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। डब्ल्यू क्रोमोसोम, डब्ल्यू क्रोमोसोम किस में होगा, ये फीमेल बर्ड में ZW टाइप का होता है, फीमेल हेट्रोगैमीट्स प्रोड्यूस करेगी। वाई क्रोमोसोम, ये XY टाइप का है, मेल ड्रोसोफिला ह्यूमंस में भी होता है, तो ये ठीक है। XO, ये ग्रॉस हॉपर में, यहाँ पर ऑटोसोम्स का पेयर और एक X क्रोमोसोम एब्सेंट है, तो दो तरीके के गैमीट्स होंगे, और ये भी मेल हेट्रोगैमेटी का ही एग्जाम्पल है। मेल यहाँ पर दो तरीके के गैमीट्स बनाता है, एक जिसमें ऑटोसोम्स के साथ X क्रोमोसोम और दूसरा जिसमें ऑटोसोम्स के साथ X क्रोमोसोम एब्सेंट। तो A इज सेकेंड, B इज फर्स्ट, C इज थर्ड एंड D इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194. मेंडल क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज। तो इन्होंने क्या नहीं यूज किया था, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, पॉड लेंथ, सीड शेप। फ्लावर की पोजीशन यूज की थी, इसमें एक्सियल पोजीशन जो है ये डोमिनेंट थी ओवर टर्मिनल, टर्मिनल रिसेसिव था। सीड कलर, सीड कलर में येलो डोमिनेंट था और ग्रीन रिसेसिव था। पॉड लेंथ ये यूज नहीं किया गया था। सीड शेप, सीड शेप में राउंड और रिंकल्ड, राउंड डोमिनेंट था, रिंकल्ड रिसेसिव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन 195. मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2. XO मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो XO किस में होता है, ये ग्रॉस हॉपर में। XY ये ड्रोसोफिला और ह्यूमंस में। Z यहाँ पर ये सेक्स डिटर्मिनेशन इधर आएगा, ह्यूमन यहाँ पर होना चाहिए था, ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन। सेक्स डिटर्मिनेशन इधर जाएगा। कैरियोटाइप 47 ये होगा डाउन सिंड्रोम। 21st ऑटोसोमल क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, ऑटोसोमल ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है ये। रिप्रेजेंट किया जाएगा 2n+1 से। ZW टाइप ये किसमें, ये फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन बर्ड्स में होगा। तो करेक्ट मैचिंग यहां पर 195 में A का थर्ड, B का फोर्थ, C का फर्स्ट और D का सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196. Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Klinefelter syndromes are chromosomal disorders. ठीक है, ये ट्राइसोमी होगी 44 + XXY। नेक्स्ट यहाँ पर रीजन, इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम फीमेल्स आर स्टेराइल। ये फीमेल्स नहीं, यहाँ पर क्या है, ये मेल्स हैं, ये वाई क्रोमोसोम की वजह से। तो मेल्स आर स्टेराइल होना चाहिए था, ये गलत है। तो असर्शन करेक्ट है बट रीजन इज नॉट करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फिगर कॉलम 1 एंड कॉलम 2 विद स्टेजेस। क्वेश्चन नंबर 197 का करेक्ट मैचिंग G1 फेज। G1 में यहाँ पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं, टोटल क्रोमोसोम्स हैं 4। इसके बाद मियोसिस 1 एनाफेज। एनाफेज 1 में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर सेपरेट होगा, तो ये यहाँ पर पेयर का सेपरेशन। मियोसिस 2 एनाफेज, यहाँ पर मियोसिस 2 जब ये क्रोमोसोम्स अलग अलग सेल में चले जाएंगे तो ये इस तरह से हो गया, ये अलग सेल में गया, ये अलग सेल में, तो क्रोमोसोम नंबर अब क्या रह जाएगा, हाफ। तो ये यहाँ पर हाफ दिखाया हुआ है, तो मियोसिस 2 एनाफेज हुआ ये। यहाँ पर क्रोमेटिड्स जो होंगे वो सेपरेट होंगे, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी, वो भी यहाँ पर दिखाई गई है। G2 फेज, G2 फेज G1 के बाद S फेज और इसके बाद आता है G2। तो G1 में अगर DNA कंटेंट जो है 2C है तो S फेज में ये हो जाएगा 4C, DNA कंटेंट डबल हो जाता है। G2 में भी 4C, तो यहाँ पर ये DNA कंटेंट इससे डबल दिखाया गया है, तो ये G2 फेज। तो A का फर्स्ट हुआ, B थर्ड, C सेकंड एंड D इज फोर्थ। मैच द फॉलोइंग कॉलम A एंड कॉलम B। अल्फा थैलासीमिया, ये क्रोमोसोम नंबर 16। बीटा थैलासीमिया, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पर है। हीमोफीलिया, ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, A और B वाला, क्रोमोसोम नंबर 8 और क्रोमोसोम नंबर 9 की डेफिशिएंसी से। फेनाइल कीटोनूरिया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। फेनिल एनालिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की यहाँ पर डेफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से फेनिल एनालिन जो होगा वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो करेक्ट मैचिंग यहाँ पर हो गई 198, A इज फर्स्ट, B इज सेकंड, C is fourth and D is third. Now question number 199. Match the following column A and column B. प्लियोट्रोपी, प्लियोट्रोपी किसमें देखने को मिलेगी, फेनाइल कीटोनूरिया में। सिंगल जीन अफेक्टिंग मोर देन वन कैरेक्टर। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मेनी जीन्स अफेक्टिंग वन कैरेक्टर, जैसे ह्यूमन हाइट, स्किन कलर। पॉलीप्लॉइडी, यहाँ पर मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये किसमें, जनरली प्लांट्स में देखने को मिलेगी। क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, ये सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि यहाँ पर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स इसमें चेंज आएगा, मतलब यहाँ पर क्वालिटी अफेक्ट होगी प्रोटीन की, तो इसलिए इसको बोला जाता है क्वालिटेटिव। थैलासीमिया में क्वांटिटी अफेक्टेड होती है, तो इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। आंसर हुआ A इज सेकंड, B इज फर्स्ट, C इज फोर्थ एंड D इज थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 200। मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है, ये कोडोमिनेंस। A और B ब्लड ग्रुप, A और B अलग अलग किसके हैं, तो ये डोमिनेंस का एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे IA के साथ IO या IB के साथ IO। ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप ये मल्टीपल एलिज्म के लिए। और टेस्ट क्रॉस टू नो फिनोटाइप्स ऑफ अननोन जीनोटाइप्स, तो D का हो गया थर्ड। तो A इज सेकंड, B इज फर्स्ट, C इज फोर्थ एंड D इज third. So thank you all of you. Thank you so much. We have covered all the questions.